राजा जूलियस सीजर का जन्म और मृत्यु दोनों जुलाई में हुई। इसलिए एक दिन पहले तक बढ़े रेल किराए पर सरकार से बात करने और इस फैसले को वापस लेने की बात करने वाले उद्धव ठाकरे अब अपने बयान से पलट गए हैं। सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने वो फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में। मैं हूं सुष्मिता सिंह। बढ़े हुए रेल किराए पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब यू टर्न ले लिया है। उद्धव का कहना है कि रेलवे सफेद हाथी बन चुका है और उसकी अच्छी सेहत के लिए किराए में बढ़ोतरी जरूरी थी। उद्धव ने सामना के संपादकीय में कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। पण मी प्रामाणिकपणाने मुंबईकरांची व्यथा, सर्वसामान्यांची व्यथा ती मांडलेली आहे। काल राजनाथजी आले होते, त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे। गरज पडली तर मी स्वतः नरेंद्रभाईंशी बोलेन आणि त्यांना खरंच सांगेन की बाबा एका अपेक्षेने तुम्हाला मतदान झालेलं आहे, अच्छे दिन तर येणारच आहे। कल तक केंद्र सरकार के रेल किराया बढ़ाने के फैसले पर पीएम से इसे वापस लेने की मांग करने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब यू टर्न ले लिया है। रेल किराए में बढ़ोतरी के सवाल पर अब उद्धव ठाकरे ने अपनी बात से पलटते हुए पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में केंद्र सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि रेलवे की हालत खस्ता है। ये एक ऐसा सफेद हाथी बन चुका है जिसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। मोदी सरकार ने रेल यात्री किराए में 14.2% और माल भाड़े में 6.5% वृद्धि करने का ऐलान किया और ये बढ़ोतरी 25 जून से लागू होनी है। वहीं उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए कहा कि मोदी के पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि 2 या 5 दिन में वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पिछले 10 सालों में यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया और यात्री किराए में दी जाने वाली सब्सिडी के चलते मंत्रालय को 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों को अगर सुरक्षा, सुविधाएं और अच्छा माहौल देना है तो बढ़े किराए का बोझ सहना ही पड़ेगा। उद्धव को उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उनका मानना है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उद्धव के इस रुख ने उनके समर्थकों के साथ ही आलोचकों को भी हैरत में डाल दिया। गौरतलब है कि इससे पहले ठाकरे ने कहा था कि मोदी से मिलकर रेल किराए में बढ़ोतरी को वापस लेने की वो मांग करेंगे। इसके साथ उद्धव ने कांग्रेस को भी रेल्वे की इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हुए निशाना साधा है। नाही, त्यांना काय अर्थ नाही, कारण आतापर्यंत खरं म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादीनी इतके वर्ष काय केलं आणि त्यांना मोर्चा काढायचा अधिकार कुठे? महागाईत कोणी वाढवली होती? त्याच्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला मी काही घाबरत नाही, परंतु एका अपेक्षेने आणि विश्वासाने हे सरकार जनतेने निवडून दिलेलं आहे। त्या जनतेला एक बदल पाहिजे। भाडेवाढ करताना जनतेला काही सुविधा पाहिजे आणि त्या भाडेवाढीला सुद्धा कुठेतरी एक काही प्रमाण पाहिजे। म्हणून मला असं वाटतं की याच्यावरती व्यवस्थित चर्चा करण्यासाठी आमच्या युतीचे खासदार हे दिल्लीमध्ये जातील आणि यातनं नक्की मार्ग निघेल। बहरहाल उद्धव ठाकरे के इस तरह के एक के बाद एक बदले नजरिए से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के सहयोगी दल को सरकार का रेल किराए में बढ़ोतरी का फैसला गले की हड्डी की तरह बन गया है, जो ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। तो रेल किराए में वृद्धि की बात जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब वो बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामना में छपे संपादकीय में
साफ तौर पर कहा गया है कि रेलवे एक सफेद हाथी है और रेलवे जिस तरीके से घाटे से गुजर रहा है, ऐसे में कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे सारी चीजें सही की जा सके, ठीक की जा सके। ऐसे में रेलवे को संभालना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक पल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि इससे पहले वो कह चुके थे कि वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे और किराए वृद्धि में वापसी की बात करेंगे। शिवसेना के तमाम नेता यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक उद्धव ठाकरे के मिजाज में यह बदलाव आ गया है। अब सवाल यही उठता है कि क्या कारण हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अचानक से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। यू टर्न ले लिया है उद्धव ठाकरे ने। दरअसल रेल किराए में जिस तरीके से वृद्धि की गई केंद्र सरकार की ओर से 14.2% की यात्री किराए में और 6.5% की वृद्धि की गई माल भाड़े में, उसके बाद से ही लगातार विरोध देखा जा रहा है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, वो भी अपना विरोध दर्ज करा रही हैं और जनता भी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रही है रेल किराए में वृद्धि को लेकर। चूंकि जनता पहले से ही महंगाई की मार से जूझ रही थी, ऐसे में ये अतिरिक्त बोझ जो डाला गया है जनता के ऊपर, वो उससे नागवार गुजर रहा है और इसके चलते पूरे देश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए, रेल भी रोकी गई, नारेबाजी हुई, नरेंद्र मोदी के पुतले तक फूके गए, कई जगह विरोध दर्ज कराया गया। अब राजनीतिक हलकों में लगातार इसका विरोध देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए खासकर, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है मुंबईकर पर पड़ी है। चूंकि जो लोकल सेवा है उसका किराया बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है और यहाँ पर दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं, जिसकी मार मुंबईकर्स पर पड़ी है, डबल झटका लगा है। हालांकि शिवसेना ने बात कही थी कि शायद वो राहत दिला सकती है, लेकिन अब अचानक इस मामले में मिजाज बदल चुका है। मेरे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संपर्क साधी जाए और जानकारी दें वो हमें। बहरहाल बढ़ा हुआ रेल किराया जिसकी खिलाफत शिवसेना अब तक करती आ रही थी, लेकिन अब समर्थन में आ गई है। नरेंद्र मोदी का जो फैसला था, केंद्र सरकार का जो रेल किराए में इजाफे का फैसला था, उसके समर्थन में शिवसेना दिखाई दे रही है। शिवसेना के संपादकीय में साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के इस फैसले का बचाव किया गया है और कहा गया है कि रेलवे सफेद हाथी हो चुका है, इसे संभालना आसान नहीं है। रेलवे जिस तरीके से घाटे से जूझ रहा है और ऐसे में वो घाटा पूरा करने के लिए किराए में वृद्धि करना जरूरी हो जाता है। नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की गई है इस संपादकीय में, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। संपादकीय में कांग्रेस द्वारा रेल किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ किए जा रहे विरोध पर निशाना साधा गया है। कहा गया है कि यूपीए के कार्यकाल में जो हुआ वो हर किसी ने देखा और ये बताने की जरूरत नहीं है। पवन बंसल ने रेल मंत्रालय संभाला तो सीधे उनके रिश्तेदार ने रेल अधिकारियों के प्रमोशन में पैसे कमाने का रास्ता अपना लिया। पवन बंसल का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि जब वो रेलवे मंत्री थे तो उस दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इस मुद्दे को भी संपादकीय में उछाला गया है और कहीं न कहीं कांग्रेस के जो 10 साल के यूपीए कार्यकाल के शासन को आड़े हाथों लिया गया है। संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। संजय, रेलवे किराए में जिस तरीके से वृद्धि हुई, विरोध तो हर जगह देखा जा रहा है, चाहे वो जनता की ओर से हो, चाहे राजनीतिक हलकों में। शिवसेना हालांकि पहले समर्थन में उतरी थी, जनता के समर्थन में उतरी थी और कह रही थी, उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे और किराए वापसी की बात करेंगे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं, पूरी तरह से यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि रेलवे सफेद हाथी है, उसे संभालना बड़ा मुश्किल है। का कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से इस तरह के कई बयान आए हुए हैं। हालांकि जनता के हितों की बात करने वाली शिवसेना कल तक जहां रेलवे में हुई बेतहाशा जो उसके शुल्क में जो वृद्धि की गई है उसकी खिलाफत कई राजनीतिक दलों ने किया है, चाहे वह शिवसेना, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो या फिर अन्य थर्ड फ्रंट की अलग अलग पार्टियां हो। लेकिन अब खुद शिवसेना पार्टी इसमें पिछले दिनों जिस प्रकार से उतरी थी कि जो किराया है वो किराया शीघ्र वापस लिया जाए, लेकिन अब आज के सामना के संपादकीय में यदि देखा जाए तो इसमें साफ तौर पर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का यू टर्न दिखाई दे रहा है। कल तक उन्होंने खुद सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि इस तरह का किराया बढ़ाने का जो तरीका है यह
बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता जो है उसे उसके ऊपर सबसे बड़ा बोझा दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो मुंबई के जो रेल यात्रियों के नसीब में अच्छे दिन जो आने के संकेत थे वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक शिवसेना का मुखपत्र सामना उसमें बाकायदा या सिर्फ प्रकाशित किया गया था, लेकिन आज जिस प्रकार से शिवसेना के संपादकीय में लिखा गया है, ये तमाम यानी रेलवे के किराया वृद्धि में एक प्रकार से शिवसेना ने अपना समर्थन दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। और सुष्मिता, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि में शिवसेना जो है वह क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उसका जो दबदबा है वह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बजाय काफी मजबूत है। और ऐसे में शिवसेना का विरोध करना एक प्रकार से जनता के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था, लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने संपादकीय में लेख लिखा है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरकार ने केंद्र की जो सरकार है उसने जो किराया वृद्धि की है रेलवे में, वह कहीं ना कहीं उसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिला के अब यह मामला राजनीति से प्रेरित लग रहा है। विधानसभा चुनाव पर कब्जा करने के लिए हर हथकंडे अपनाने वाले तमाम राजनीतिक दल जहां खड़े हैं, अब उसके ठीक कल तक उनके साथ में शिवसेना दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शिवसेना में कहीं ना कहीं बगावत का बिगुल बजाने के लिए तत्पर है, लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन दे दिया है तो यह अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में जो यह रेलवे का जो किराया है उसमें जो वृद्धि की गई है, क्या उसे कम किया जाता है या फिर जो मुंबई वासी हैं उनको इसी तरह का जो एक तरफ से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब रेलवे की कीमतों में जो वृद्धि है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जैसे थे इस स्थिति में रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी। जाहिर है संजय, और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया और इसके पीछे लगातार तर्क यही देती आ रही थी कि यूपीए का 10 साल का कार्यकाल था और उस दौरान जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खोखली की गई, ऐसे में ये कदम उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसी का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे संपादकीय में भी दिखाई दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यात्री किराए में भले ही इजाफा हुआ हो, लेकिन ये आखिरी इजाफा होगा और यात्री सुविधाएं, सुरक्षा, ये तमाम चीजें सुनिश्चित की जाएंगी। अब जनता क्या यही जानना चाहती है कि अगर इजाफा किया गया है रेलवे के किराए में, तो क्या वाकई सुरक्षा और सुविधा तमाम जैसे मुद्दे सुनिश्चित किए जाएंगे? ये एक प्रमुख मुद्दा है और ऐसे में कई सवाल सामने दिखाई दे रहे हैं सुष्मिता, कि जिस प्रकार से शिवसेना पक्ष प्रमुख ने पिछले दिनों खुद इसकी खिलाफत की थी, तो ऐसे में लग रहा है कि जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेती है उसमें जो सहयोगी दल हैं उनके साथ लगता है कोई उनकी आपसी तालमेल, उनकी आपसी बातचीत नहीं होती, आपसी राय मशविरा नहीं हो पाता है। लिहाजा कल तक जो शिवसेना इस चीज का विरोध कर रही थी कि किसी भी सूरत में जो रेलवे का जो किराया शुल्क है जिसे बढ़ाया गया है उसे किसी कीमत पर वापस लिया जाए, लेकिन अब उसका समर्थन देना कहीं ना कहीं यह पूरा मामला एक प्रकार से राजनीति से प्रेरित लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में यदि कांग्रेस सरकार की बात करें तो आर्थिक स्थिति दयनीय होने के बावजूद बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सपा नेता अबू असीम आजमी जुड़ गए हैं, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अबू जी, बहुत स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। रेलवे किराए में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, जबरदस्त विरोध भी इसका देखा जा रहा है। अगर आपकी पार्टी के स्टैंड की बात की जाए तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरी पार्टी का पूरा स्टैंड है कि ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल लोगों के सामने ऐसा प्रचार किया जिस तरह से आज जो है कारपोरेट या बड़ी कंपनियां कोई भी बिजनेस व्यापार करती हैं, कोई चीज बेचना चाहती हैं, तो जिस तरह से लुभावन प्रचार होता है हर तरीके से प्रचार करके इन्होंने कि मतलब अच्छे दिन आएंगे, अब यहाँ देश में जो है सस्ती चीजें होंगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, न जाने कितने वादे करके, और इन्होंने आने के फौरन बाद उन्होंने इतना किराया बढ़ा दिया कि शायद इसके पहले इतना किराया कभी नहीं बढ़ा था। तो हम इसकी पूरी की पूरी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं सरकार से कि इसको तुरंत वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हम चारों तरफ इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम सरकार की ये जो इतनी महंगाई बढ़ा दिया इसे वापस होना चाहिए। बिल्कुल अबू जी, शिवसेना ने हालांकि पहले खिलाफत की थी इस फैसले की केंद्र सरकार के और कहा था कि प्रधानमंत्री से बात करेगी कि किराए में वापसी हो, इसे वापस लिया जाए, लेकिन आज का जो सामना में संपादकीय छपा है उसमें एक बार फिर से उद्धव ठाकरे समर्थन में दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि रेलवे सफेद हाथी हो चुका है, इसे संभालना बड़ा मुश्किल है, ऐसे में ऐसा फैसला करना जायज है। पूछूं, ये लोग जो है सिर्फ विरोध के लिए पैदा हुए हैं, ये सिर्फ आप ये जो करेंगे वो अच्छा है।
अभी इसके पहले जब पाकिस्तान की टीम आती थी तो ये जाकर के क्रिकेट की पिच को खोद दिया करते थे। आज इनके समर्थन से सरकार चल रही है और इन लोगों ने पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया और ये लोग जाकर उनका वेलकम किए। लेकिन यही कांग्रेस बुलाती या समाजवादी पार्टी किसी की तरह से कुछ बात करती तो ये लोग उसका पुतला जलाते और आकर एयरपोर्ट पे खड़े हो जाते काला झंडा लेकर के। तो ये जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो दूसरा कोई करता है तो वो गलत है। तो अभी ये साथ में है, उनके बीजेपी के साथ में है, तो ये कल तक तो कह रहे थे कि नहीं वापस होना चाहिए, आज कह रहे हैं नहीं वो ठीक है। तो ये बिल्कुल से दोगली नीति है। अब की मुझे लगता है कि जनता जो है जिस तरह से कांग्रेस के भ्रष्टाचार और बेईमानी से कांग्रेस को उठा के फेंक दी थी, इस उम्मीद के साथ में कि मोदी जी ने बड़े लुभावन भाषण किए हैं, बड़ी उम्मीदें जताई हैं और अच्छे दिन आएंगे करके इनको लाया। और इनको भी लगता है कि यही हालत होगी जिस तरह से कांग्रेस जब लड़ी थी 84 में राजीव गांधी के नेतृत्व में, तो 412 सीटें जीत के आई थी पार्लियामेंट की और वो 89 में हार गई। यही हाल होने वाली फिर इनकी। यानी आप मानते हैं कि अब जिस तरीके से कांग्रेस का हाल उस वक्त हुआ था और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ है, वही भाजपा का हाल होने वाला है आने वाले चुनावों में भी। झूठ बोल करके लोगों ने जो है जनता को ठगा है। जी, अब सपा का विरोध किस तरीके से जारी रहेगा इस मसले को लेकर? देखिए, सपा तो चारों तरफ मांग कर रही है कि भाई ये वापस किया जाए, सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। कल भी हम जो है ये चर्चगेट स्टेशन के बाहर हमारे वर्कर जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर के। जनता को बताएंगे कि बीजेपी ने गलत वादे करके सत्ता में आई है, इसलिए आप लोग होशियार हो जाए बीजेपी से। हमारा इसी तरह से जनता के बीच में आंदोलन जारी रहेगा। जी अबू जी, लेकिन एक सवाल कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया तो ठीकरा यूपीए के कार्यकाल को पर फोड़ दिया है, ये कहते हुए कि 10 सालों में अर्थव्यवस्था इतनी खोखली कर दी थी सरकार ने, जिसके चलते ये हमें फैसला लेना ही पड़ा है। सब तो ये क्यों नहीं कह दिया इन्होंने इसके पहले जब इलेक्शन लड़ रहे थे कि भाई 1 आध साल तक हम बढ़ा देंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था खोखली है। इन्हें मालूम नहीं था कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, इनको अच्छी तरह से पता था। ये तो बहानेबाजी है, ये तो बहानेबाजी है। देखिए, यहाँ पर इनकमिंग एंड आउट गोइंग देखना पड़ता है कि सरकार के खजाने में पैसे कितने और खर्चा कितना हो रहा है, ये देखना ही पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो है अब ये लोग इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ये बढ़ाते जा रहे हैं। ये दूसरे खर्चे कट करके इनको जो है जो आम जनता की तकलीफें हैं उसको जो है किसी तरह से उनको आराम देना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कांग्रेस और बीजेपी दोनों कारपोरेट पार्टी है, ये समाज के दबे कुचले गरीबों के लिए नहीं बल्कि ये बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। अब जो है बीजेपी ने इतना करोड़ों करोड़ खर्च किया है, हजारों करोड़ खर्च किया प्रचार में, इलेक्शन के न जाने कितने पैसे लिए होंगे। अब उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ये लोग। गरीबों के मुंह पर मुस्कान लाना इनका काम नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अबू जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सपा नेता अबू आसिम आजमी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका मानना है कि सरकार ने जनता के खिलाफ ये फैसला लिया है और महंगाई की मार से वाकई जनता पहले से जूझ रही है। ऐसे में सपा का विरोध लगातार जारी है और आगे भी सपा की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन शिवसेना ने जो समर्थन देने की बात कही थी जनता को, उससे अब अपना फैसला जो है उसने वापस ले लिया है और अब उद्धव ठाकरे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस किराए वृद्धि की वापसी की बात करने वाले थे, अब वो बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अचानक यू टर्न ले लिया है और नरेंद्र मोदी के फैसले को जायज बताया है। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आतंक राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. Welcome to Lemon Home Theatre Friends. मैं हूँ सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलिन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक। Too much fun. टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप। सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर।
रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा इन दिनों काफी परेशान हैं। नेस वाडिया और उनके बीच हुई झड़प की खबर अभी सुर्खियों में ही थी कि तभी इन दोनों के बीच में अंडरवर्ल्ड ने भी एंट्री मार दी। अपने पूर्व प्रेमी और उद्योगपति नेस वाडिया पर बदसलूकी का आरोप लगाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा रविवार को अमेरिका से मुंबई तो लौट आई हैं, लेकिन उनका बयान आज दर्ज नहीं होगा। वे अगले 2 दिनों में पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा सकती हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रीति ने फेसबुक पर मीडिया से माफी मांगते हुए अपील की है कि उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए। प्रीति ने फेसबुक पर लिखा है कि मामले में अभी बयान देना ठीक नहीं होगा। 30 मई को आईपीएल के दौरान नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा के साथ की थी बदतमीजी। आज लोगों के बयान किए गए दर्ज। 9 घंटे का सीसीटीवी फुटेज एविडेंस के तौर पर। आईपीसी की धारा 354, 504, 506 के तहत एफआईआर दर्ज। गुनाह साबित होता है तो नेस वाडिया को हो सकती है 2 साल की जेल। पिछले कई दिनों से प्रीति और नेस वाडिया का मामला मीडिया में उछाला जा रहा था। प्रीति जिंटा के अमेरिका में होने के कारण इस मसले पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब रविवार को प्रीति जिंटा भारत लौट आई है और उनके बयान के बाद जल्द ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बारीकी से देखा जाए तो कानूनी तौर पर महिला शिकायतकर्ता का बयान लेने के लिए शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन आना जरूरी नहीं होता। इसलिए बयान या तो प्रीति के घर या ऑफिस या फिर घटना स्थल यानी कि वानखेड़े स्टेडियम पर ही दर्ज किया जा सकता है। प्रीति के बयान के बाद ही इस बारे में नेस वाडिया को अपने सफाई देने का मौका दिया जाएगा। इस केस में अहम गवाह है वानखेड़े स्टेडियम के कर्मचारी और अधिकारी, साथ ही 9 घंटे का सीसीटीवी फुटेज जो आरोप सिद्ध करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन ये आरोप सिद्ध होता है तो नेस वाडिया को तकरीबन 2 साल की जेल भी हो सकती है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब कुख्यात डॉन रवि पुजारी ने नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को फोन कर प्रीति जिंटा को परेशान न करने की धमकी दे डाली। बहरहाल प्रीति के बयान के बाद मुंबई पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो प्रीति जिंटा आ तो चुकी हैं मुंबई, अमेरिका से वापस लौट चुकी हैं, लेकिन कल भी उनके बयान दर्ज नहीं हुए और ना ही आज उनके बयान दर्ज हुए हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में उनके बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। इस बीच प्रीति ने फेसबुक पर लिखा है कि मामले में अभी बयान देना ठीक नहीं होगा। साथ ही उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए। 30 मई को आईपीएल मैच के दौरान उन पर छेड़खानी का आरोप उन्होंने लगाया था उनके पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया पर, और तब से ही मामला लगातार सुर्खियों में है। इन दोनों के बीच चल रही इस टकराव की खबरों के बीच अंडरवर्ल्ड ने भी एंट्री मारी थी और नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को एक फोन कॉल भी आया रवि पुजारी के नाम से, जो कि अंडरवर्ल्ड सरगना माना जाता है, और उसने कहा कि प्रीति को परेशान इस मामले में ना किया जाए। पुलिस जांच लगातार तब से ही जारी है और पुलिस इंतजार कर रही थी कि एक बार फिर से प्रीति के बयान इस मामले में दर्ज कराने जरूरी हैं और उसके बाद नेस वाडिया के बयान दर्ज कराएंगे। प्रीति ने आरोप लगाया था नेस वाडिया पर उनके साथ छेड़छाड़ करने का। हमारे सहयोगी निर्मल त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बात करेंगे। निर्मल, प्रीति जिंटा वापस आ चुकी हैं अमेरिका से मुंबई, लेकिन कल भी उम्मीदें जताई जा रही थी, आज भी कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक बयान दर्ज नहीं हुए हैं। क्या कारण माने जा सकते हैं कि प्रीति को कुछ वक्त चाहिए ताकि वो जो कानूनी समाधानों को तलाशने की कोशिश कर रही हैं, राय मशवरा कर रही हैं?
देखिए सुष्मिता जी, बात यह है कि प्रीति जो अब चाहती है वो ये है कि कोई भी बखेड़ा खड़ा न हो, जो कानूनी प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो। जिस तरह से आनंद फानंद में वो एफआईआर दर्ज करवा के यूएसए चली गई थी, इससे काफी बखेड़ा खड़ा हो गया था, जिसमें आपने देखा गया था कि मीडिया के कई लोग थे जो तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। पुलिस को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर आगे की कार्रवाई क्या की जाए। अब प्रीति आज वापस आई है, कल वापस आ गई है, लेकिन आज बयान दर्ज नहीं करवाएंगी, क्योंकि वो चाहती है कि कानूनी सलाह एक रूप से ले वो और आगे किस तरह से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अब जहां तक कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो वापस रिक्रिएशन करेगी उस सीन का जो 30 तारीख को जो घटना हुई थी वानखेड़े स्टेडियम में। तो कई सारे पहलू है जो सामने खुलकर आ रहे हैं। प्रीति अब कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, जो भी फैक्ट्स है वो सामने लाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको लेके न्यूज चैनल्स में जिस तरह से खबरें चली है उससे वो काफी आहत है। कहा जा रहा है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो वो काफी दुखी है। तो अब वो चाहती है कि किसी भी तरीके से इसका मसालेदार न्यूज न बन के जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए और पुलिस को जो बयान दे। जो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पहले जिस तरह से प्रीति जिंटा ने अपने गवाह बताए थे, वो गवाह प्रीति के जाने के बाद में कहा जा रहा है पुलिस द्वारा कि उनको सहयोग नहीं कर रहे थे। वो ये चीज जो उन्होंने उनके वकील को भी बताई। हालांकि बाद में जो है वानखेड़े स्टेडियम और बाकी जो लोग हैं उनके बयान ले लिए गए थे, लेकिन जो प्रीति जिंटा के गवाह थे उन्होंने सही तरीके से उनका कोऑपरेशन नहीं किया था। तो अब प्रीति कहीं न कहीं लापरवाही न बरतना चाहती है और अब जो है वो बयान पुलिस को प्राइवेसी को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। फेसबुक पर जिस तरीके से उनका कमेंट आया है कि अभी बयान देना ठीक नहीं है, साथ ही उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए। जाहिर है मामला काफी दिनों से सुर्खियों में है और लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसका ख्याल भी प्रीति को है, जिसके चलते ये स्टेटस अपडेट किया उन्होंने। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी मीडिया 3 दिन से एयरपोर्ट पे उनका इंतजार कर रही थी। प्रीति जिंटा आई, काफी मीडिया ने भी कोशिश की कि वो बयान दे, लेकिन प्रीति ने बताया कि ये अभी कानूनन मामला बन चुका है, कहीं न कहीं मेरा जवाब देना ठीक नहीं होगा और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे, मेरे दोस्तों को और मेरे रिश्तेदारों को परेशान न करें, क्योंकि ये मामला जो है वो एक कानूनन मामला है, इससे मुझे आहत ही होना है। आप इस तरह की खबरें चला के मुझे आहत ही कर रहे हैं, तो प्लीज इसको एक बखेड़ा न बना के आप जो कानूनी व्यवस्था है उसी तरह से मीडिया की तरह काम करें। इस तरह की उन्होंने सलाह दी थी। हालांकि बाद में मीडिया ने उनको कोई जबरदस्ती नहीं की थी और वहां से जाने दिया था। और अब प्रीति ने उसके बाद में अपने ट्वीट पर भी लिखा और फेसबुक पे भी उन्होंने ये लिखा था कि इस तरह से उन्हें परेशान न करके अब जो कानूनी कार्रवाई है उसमें मीडिया भी उनकी मदद करे। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से, बात तो यही कही जाए कि पुलिस उनके घर पे जाके बयान दर्ज करेगी, लेकिन प्रीति जिंटा की तरफ से कहना है कि वो बयान कानूनी सलाह के बाद में ही दर्ज करवाएंगे। जी बिल्कुल जाहिर है। और ऐसे में अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, निर्मल नेसवाडिया पर जो छेड़खानी के बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो किस तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं नेसवाडिया और क्या कुछ हो सकता है अब उनके साथ? आरोप जो है वो चलिए, संपर्क टूट गया है निर्मल त्रिवेदी से हमारा। बहरहाल प्रीति जिंटा वापस तो आ चुकी हैं अमेरिका से मुंबई, लेकिन उनके बयान दर्ज कराने की खबरें जरूर थी, लेकिन आज भी उनके बयान दर्ज नहीं होंगे। हो सकता है अगले 2 दिनों में उनके बयान दर्ज हों, चूंकि प्रीति जिंटा चाहती हैं कि कानूनी सलाह ली जाए और पूरी तरीके से मामला अब कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लड़ा जाए, और इसके लिए वो राय मशविरा भी ले रही हैं और इसके चलते उन्हें समय की जरूरत है। हालांकि उन्होंने फेसबुक पर अब टिप्पणी भी की है कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए और बयान दर्ज कराना अभी ठीक नहीं होगा। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ सामने आता है। इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।